नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, जिसमें से क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं और वो टॉपिक क्या है, आपका हाइपोथेसिस है। ओके, यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, तो बहुत ही इजी शब्दों में हम आज पढ़ने वाले हैं हाइपोथेसिस को, जिसको हम प्रकल्पना भी बोलते हैं या फिर परिकल्पना भी बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो हिंदी में बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश के अंदर आपको एक ही नाम मिलेगा, हाइपोथेसिस। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हाइपोथेसिस के टाइप्स क्या है। ओके, कितने बहुत सारे टाइप्स है, सारे के सारे मैंने यहाँ पर अभी लिखे भी नहीं। ओके, कुछ मतलब के अंदर नहीं आ रहे थे तो मैंने लिखे भी नहीं, यहाँ पर दिखे हैं इतने तो आपके मतलब कि है ही, उसके अलावा जो है वो भी ऐड किए हुए हैं। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ओके, और जो भी बच्चे लाइव चैट में जुड़े हैं सभी के सभी ढेर सारे थम्स अप दे दो। ओके, चलो अब की बार नेट जा रहे पार। ओके, और जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जिनका जा रहे बाकी है, उनके लिए नई लाइन है, अब की बार जा रहे पार। ओके, और मेरी ओर से आप लोगों को एक नई लाइन क्या है क्या है क्या है, बताओ बताओ, दम लगा के हैसा। चलो जी, आई होप आप लोगों के अंदर पूरी एनर्जी आ गई होगी। ओके, देखो इतना कुछ बोलने के लिए मुझे मतलब कि इसलिए बोलना पड़ता है कि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। ओके, अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जिन बच्चों ने पेपर 1 के लिए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है या तो फिर जी सेट की प्रिपरेशन कर रहा है, ओके, उनके लिए हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और साइकोलॉजी वालों के लिए हमारी अलग से चैनल है जिसका नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तो जो बच्चे साइकोलॉजी वाले हैं और जी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो बच्चे ये स्टडी ऑफ साइकोलॉजी नाम की चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, चलो जी, आ जाते हैं व्हाट इज हाइपोथेसिस, क्या है हाइपोथेसिस। ओके, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ही कंफ्यूज रहते हैं। ओके, चलो, तो हाइपोथेसिस क्या है तो पहले समझते हैं। दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांचनीय कथन को प्राकल्पना कहा जाता है। हमने आपको सबसे पहले बताया कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, है ना। सबसे पहले प्रॉब्लम को क्या करते हैं, पहचानते हैं, है ना, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, पहले प्रॉब्लम को देखते हैं, एरिया को देखते हैं, ओके, क्वेश्चंस बनाते हैं, उसके बेस पर हम एक अच्छी सी हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। ओके, उसको बनाते हैं, सारे क्वेश्चनों को मिला के एक अच्छा सा स्टेटमेंट बनाते हैं, है ना। और वो भी स्टेटमेंट कैसा होता है, क्वेश्चन के रूप में होता है। ओके, जिसको मतलब जिसका उत्तर हमें जानना होता है, जो रिसर्च करके हम उसका उत्तर जानते हैं। क्लियर। तो प्रॉब्लम के बाद हमने बताया था RRL, रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर करते हैं, मतलब कि आगे जितने मतलब कि पीछे जितने भी रिसर्च हो चुके हैं उनके बारे में देखते हैं कि हमारे अंदर हमने जो मतलब कि जो प्रॉब्लम हमने मतलब सिलेक्ट की है। ओके, तो उस प्रॉब्लम के अंदर जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल के ऊपर पहले कितने रिसर्च हो चुके हैं उसको देखते हैं, रिसर्च का रिजल्ट क्या मिला है, किस तरीके से रिसर्च किया गया था, कौन सी मेथड यूज की गई थी, कौन सी टेक्निक यूज की गई थी, कौन से टूल्स यूज किए गए थे। ओके, तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, RRL से मिलती है, मतलब कि रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर से मिलती है। ओके, उसी के बेस पर हम अपनी नई हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। ओके, तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड हमने मतलब कि करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं हमारे। ओके, कि क्या उद्देश्य बन रहे हमारे रिसर्च के। ओके, तो वो ऑब्जेक्टिव भी आपके किसके बेस पर बनेंगे, रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर के बेस पर। उसके बाद हम वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, कि प्रॉपरली वेरिएबल कौन कौन से हैं। ओके, और उनको पहचानते हैं, उनको से मतलब कि उनके बीच का रिलेशन देखते हैं।
कि एक कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट करेगा, लेकिन हमें उसकी इफेक्ट नहीं चेक करनी तो हमें उसे कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी चीजें हम वेरिएबल के अंदर तय कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं अब हाइपोथेसिस की ओर, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा है, यहाँ तक हम पढ़कर आए अभी तक, है ना। और अब ये वाला हमें पढ़ना है हाइपोथेसिस। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल में आपको क्या बताया था कि दो वेरिएबल कम से कम दो वेरिएबल होते हैं। ओके, आपके रिसर्च के अंदर कम से कम कितने वेरिएबल होते हैं? दो वेरिएबल होते हैं, कम से कम दो वेरिएबल होते हैं। ओके, अब ये दो वेरिएबल कौन कौन से होंगे? एक होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कम से कम की बात कर रही हो कि ज्यादा से ज्यादा तो बहुत ज्यादा आप जितना चाहो मर्जी ले लो, है ना, लेकिन कम से कम दो वेरिएबल तो होने ही चाहिए। ओके, और वो भी क्या होना चाहिए? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। बिकॉज यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो इफेक्ट किसको करेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल पर। इसीलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कोज भी बोलते हैं। ओके, और डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोलते हैं? इफेक्ट बोलते हैं, या तो फिर हम उसको रिजल्ट भी बोलते हैं। ओके, जो हमारे परिणाम स्वरूप होता है। क्लियर? ये तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर ये बात हो रही कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में। अब देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिश्ता होगा, उस रिश्ते के बारे में संभावित, मतलब कि हम पहले से संभावित बोलते हैं ना, कि पहले से हम एक ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि वो मतलब कि सही नहीं है और गलत भी नहीं है। ओके, हम अपनी ओर से अज्यूम करके चलते हैं, हम अपनी ओर से मान कर चलते हैं, कल्पना करके चलते हैं। ओके, तो संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांचनीय कथन को प्राकल्पना कहते हैं। ओके, ये क्या होता है? जांचनीय होता है, मतलब कि इसको हमें क्या करना पड़ता है? टेस्टिंग करना पड़ता है। जो हाइपोथेसिस होती है उसको टेस्ट करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि दो वेरिएबल के बीच में सच में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बस यही आपको देखना है यहाँ पर, इन दोनों वेरिएबलों के बीच में क्या रिश्ता है। ओके, क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है? ओके, उनको ढूंढना है आपको। ओके, तो यहाँ पर हाइपोथेसिस का मतलब देखो, मैक्यूगन ने क्या बताया है? मैक्यूगन ने बताया कि दो या दो से अधिक वेरिएबल जो होंगे उनके बीच में संभावित संबंधों के बारे में बनाया गया एक जांचनीय कथन है। ओके, मतलब कि यहाँ पर हम मतलब उसको क्या करते हैं भाई? जांच करते हैं उसकी मतलब कि टेस्टिंग करते हैं। ओके, टेस्टिंग के कंटेक्स्ट में देखो, टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं। ओके, और जांचते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। ओके, ये बताती है हमारी हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होती है? पहले से हम कुछ अनुमान लगाते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि आपके मतलब कि आप पर किसी मतलब कोई रिश्तेदार है। ओके, और दूर के रिश्तेदार है, कभी कॉल नहीं आता है। ओके, और अचानक से एक दिन आप पर कॉल आता है, तो आप अचानक से कॉल आने की वजह से आप क्या अनुमान लगा लेते हो? आप यही अनुमान लगाते ना कि जरूर इसको कोई काम पड़ा होगा, इसीलिए इसने कॉल किया है ना। तो इसे ये क्या आपने ये जो सोचा कि हाँ उसको काम पड़ा होगा ना, इसीलिए हमें कॉल किया है, तो इसका मतलब क्या है? आपने संभावित यहाँ पर मतलब कि सोचा, संभावित सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो सच ही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस कंटेक्स्ट में समझना है। ओके, अब देखो, दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों के अनुमानिक कथन को देखो, कुछ वर्ड्स हैं जिसके बेस पर आपको पता चल जाएगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है। ओके, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो आते हैं ना वो आपके जोड़ मिलाने में आते हैं। ओके, और आपको जोड़ मिलाने में क्या होता है? यहाँ पर प्रॉब्लम दिया होगा। ओके, फिर सैम्पलिंग दिया होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया होगा हाइपोथेसिस। ओके, और यहाँ पर अगर बी लिस्ट बी में क्या दिया होगा? यहाँ पर आपको दिया होगा स्टेटमेंट। ओके,
ये स्टेटमेंट मतलब कि जो स्टेटमेंट है ये किसके कंटेक्स्ट में बता रहा है। इस तरीके से आपको जोड़ मिलाने में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर वर्ड्स को पकड़ना सीखना है। देखो, प्राकल्पना हाइपोथेसिस है, एक जांचनीय कथन है, संभावित संबंधों के बारे में बताता है, दो या दो वेरिएबलों के बीच में क्या संभावित संबंध हो सकता है उसके बारे में बताता है। अनुमानिक कथन है, हम अनुमान लगा लेते हैं। ओके, तो दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों के अनुमानिक कथन को प्राकल्पना कहा जाता है। प्राकल्पना की जगह पर परिकल्पना भी दिया होगा, परिकल्पना। ओके, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, उपकल्पना उत्कल्पना भी दिया होगा, उपकल्पना या उत्कल्पना ऐसा कुछ दिया होगा। ओके, उपकल्पना या फिर उत्कल्पना ऐसे भी कुछ दिया होगा। ओके, तो ये भी आपको कल्पना, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करनी। ओके, हाइपोथेसिस को देखना है सिर्फ। ओके, हाइपोथेसिस वर्ड को याद रखना है। ओके, प्राकल्पनाओं को हमेशा घोषणात्मक वाक्य के रूप में अभिव्यक्ति किया जाता है। देखो, जो भी हाइपोथेसिस होती ना उसको हम घोषणात्मक वाक्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। घोषणात्मक का मतलब क्या होता है? स्पष्ट वाक्य होना चाहिए। जो भी हाइपोथेसिस आप बनाते हो वो कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, हमें बताती होनी चाहिए कि दो वेरिएबलों के बारे में क्या आपने कथन किया है। ओके, क्या संबंध, मतलब दो वेरिएबलों के बीच में कौन से संबंध का आपने कथन किया है, ये स्पष्ट क्लियरली आपको बताती होनी चाहिए। उसी को बोलते हैं घोषणात्मक वाक्य। ओके, तो घोषणात्मक वाक्य के रूप में अभिव्यक्ति किया जाता है। ओके, और वे चरों के बीच में सामान्य विशिष्ट संबंध बदलाते हैं। अब देखो, ये क्या बताती है हाइपोथेसिस? हमें दो वेरिएबलों के बीच में क्या संबंध हो सकता है, मैं ये बोल रही हूँ। ओके, तो ये समझना है क्या संबंध हो सकता है, ये उसके बारे में बताता है। ओके, चलो, ये कर्लिंगर ने ये परिभाषा दी थी। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए, प्राकल्पना एक जांचनीय कथन है, ये हमने आपको बताया था। वेरीफाइबल स्टेटमेंट। ओके, तो जस्ट वेट। ओके, वेट। ओके, चलो जी। तो ये है जांचनीय कथन। ओके, जबकि शोध समस्या अपने आप में जांचनीय नहीं होती। अब देखो, यहाँ पर हाइपोथेसिस एंड प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम मतलब कि आपकी शोध समस्या, प्रॉब्लम मतलब कि आपकी शोध समस्या जिसको बोलते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर आप रिसर्च लिख देना, रिसर्च प्रॉब्लम। तो हाइपोथेसिस एंड रिसर्च प्रॉब्लम में क्या मतलब कि डिफरेंस है? तो हाइपोथेसिस होती है, ये क्या होती है? आपकी जांचनीय कथन होता है ना, तो उसको हम वेरीफाई करते हैं। ओके, वेरीफाई के लिए एक स्टेटमेंट होता है जिसको वेरीफाई किया जाता है। ओके, जबकि शोध समस्या अपने आप में ही जांचनी नहीं होती है, प्राकल्पना होती है वो अपने आप में जांचनी होती है, उसको जांच करनी ही पड़ती है। जबकि रिसर्च प्रॉब्लम है वो अपने आप में जांचनीय नहीं होती, वो तो एक क्वेश्चन के रूप में होती है। ओके, तो उसका तो हमें उत्तर ढूंढना होता है, लेकिन उसका उत्तर कैसे मिलेगा? हाइपोथेसिस के बेस पर मिलेगा। ओके, तो वह किसी अनुभविक विधियों के द्वारा जांचनीय होती है। ओके, अब देखो, प्रॉब्लम होती है ना रिसर्च प्रॉब्लम, वो किसी अनुभविक मेथड, जो भी मतलब कि जो इम्पिरिकल मेथड होती है ना उसके बेस पर उसको जांच किया जाता है। जबकि हाइपोथेसिस को ही हम मतलब कि टेस्ट करते हैं। जबकि रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हम जो भी इम्पिरिकल मेथड है उसके बेस पर उसको देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो अपने आप में जांचनीय नहीं होती, जबकि हाइपोथेसिस है वो अपने आप में क्या होती है? जांचनीय होती है। क्लियर? आगे देखते हैं, प्राकल्पना की अभिव्यक्ति घोषणात्मक वाक्य में होती है। ओके, हमने ये आगे बात की कि हाइपोथेसिस जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के रूप में होती है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब कि उसको मतलब हम स्पष्ट रूप में डिक्लेयर करते हैं। ओके, जबकि शोध समस्या की अभिव्यक्ति प्रश्नात्मक वाक्य में होती है। क्लियर? तो रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसको हम कैसे करते हैं? प्रश्न के रूप में। ओके, तो इंटरोगेटिव जिसको बोलते हैं। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में या तो फिर क्वेश्चन के रूप में, ऐसे भी आपको याद रखना है। ओके,
प्राकल्पना द्वारा दो चरों के बीच के संबंधों की समस्या की संभावित हल का संकेत मिलता है। अब देखो, हाइपोथेसिस हमें क्या बताता है कि दो वेरिएबल के बीच में संभावित संबंध ये होगा, है ना। तो एक उकेल हमें मिलता है, एक आंसर मिलता है हमें कि हाँ ऐसा कुछ होगा, है ना। ऐसा मतलब प्रेडिक्ट करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं हम हाइपोथेसिस के अंदर हम एक प्रेडिक्ट करते हैं, ओके, प्रेडिक्ट करते हैं, ओके। जबकि सोच समस्या में दो चरों के बीच के संबंधों ने मुख्य समस्या के बारे में पता चलता है। रिसर्च प्रॉब्लम से क्या पता चलता है कि मेन प्रॉब्लम क्या है, ये हमें पता चलता है। जबकि हाइपोथेसिस में क्या पता चलता है, हाइपोथेसिस में दो वेरिएबलों के बीच में क्या संभावित संबंध हो सकता है, ओके, उसका आंसर हमें मिलता है। क्लियर। हाइपोथेसिस का निर्माण संबंधित साहित्य की समीक्षा के आधार पर किया जाता है। हमने आगे भी बताया कि हाइपोथेसिस है उसका निर्माण कैसे करते हैं, RRL के बेस पर, रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर के बेस पर, ओके। रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर में जो भी रिसर्च मतलब कि आपने देखा, ओके, जो पहले रिसर्च हो चुका है तो वहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला, ओके, उन्होंने भी तो हाइपोथेसिस बनाई होगी, वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है या फिर रिजेक्ट हुई है। अगर एक्सेप्ट हुई है तो उसको आगे हम बढ़ाएंगे, रिजेक्ट हुई है तो अगेन आपको उसको टेस्टिंग करना है, तो आप अगेन टेस्ट कर पाओगे, ओके। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उनका जो कंक्लूजन निकला है उसके बेस पर हम हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं। क्लियर। देखिए, परिकल्पना एक धारणा है, एक अजम्पशन है, ओके। हमने कहा था ना, अज्यूम करके चलते हैं हम, एक धारणा करके, हम कल्पना करके चलते हैं कि ऐसा कुछ होगा, इन दोनों के बीच में ये संबंध होगा। जरूरी नहीं कि दोनों के बीच में ये संबंध हो ही सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। दोनों एक दूसरे को मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, हमें लगता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करेगा, लेकिन ना भी करता हो, ओके। तो वो तो हमें कब पता चलेगा, पूरा रिसर्च करेंगे, हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, ओके, फिर जाके पता चलेगा, ओके। तो यहाँ पर पहले से हम एक कल्पना कर लेते हैं जो कुछ सबूतों के आधार पर बनाई जाती है। हम कुछ एविडेंस के बेस पर बनाते हैं, जैसे कि RRL की बात की तो RRL हमारा क्या हो गया भाई, वो हो गया हमारा सबूत है। उन सबूतों के आधार पर हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को बनाते हैं, ओके। यह किसी भी जांच का प्रारंभिक बिंदु है। ये क्या है, किसी भी जांच हमें करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसका पहला पॉइंट, इनिशियल पॉइंट है। ये क्या है, पहला मतलब कि प्रारंभिक बिंदु है, या तो फिर हम उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट है, ओके। जो शोध प्रश्नों को भविष्यवाणी में बदल सकता है। जो भी शोध के हमारे रिसर्च के जो क्वेश्चंस थे, ओके, जो कि हम उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं, है ना। या तो फिर आप उसको टॉपिक बोलते हो, टाइटल बोलते हो, है ना। तो रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं उसको क्या करते हैं, भविष्यवाणी में बदलते हैं, ओके। इसके बारे में प्रेडिक्शन कर पाते हैं हाइपोथेसिस के बेस पर, ओके। इसमें चर, जनसंख्या और चर के बीच संबंध जैसे घटक शामिल होते हैं। यहाँ पर वेरिएबल होते हैं आपके, हाइपोथेसिस के अंदर वेरिएबल मिलेगी आपको। पॉपुलेशन के बारे में भी बताया जाएगा, ओके, कि पॉपुलेशन किस टाइप की है, ये सारा आपको पता चलेगा। और वेरिएबल के बीच का संबंध भी आपको पता चलेगा, ओके। तो ये सारा आपको हाइपोथेसिस में पता चलता है। एक शोध परिकल्पना एक परिकल्पना है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक चर के बीच संबंधों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। यही बात हमने की कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में क्या संबंध है, ओके, उनका परीक्षण करने के लिए हाइपोथेसिस बनाई जाती है। पहले से किया हुआ एक कल्पना है, प्राक कल्पना। प्राक का मतलब पहले से, कल्पना का मतलब क्या होता है, प्रा का मतलब पहले से, और कल्पना का मतलब क्या होता है, कल्पना करना। पहले से ही कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा, ओके। एक परिकल्पना एक विशिष्ट प्रक्रिया या घटना के लिए एक धारणा या शायद एक अस्थायी स्पष्टीकरण है। इसको बहुत ही याद रखना, बिकॉज एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है ना, उसमें मैंने बताया ना आपको कि जोड़ मिलाना आता है तो सामने स्टेटमेंट दिए होते हैं, यहाँ पर आपको वर्ड दिए होते हैं और यहाँ पर स्टेटमेंट दिए होते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली आप देखना, PYQs देख लेना अभी तक के, वहां पर बस एक ही आपको स्टेटमेंट देखने सॉरी एक ही सेंटेंस देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको ये वर्ड मिलेगा, टेंटेटिव, ओके। टेंटेटिव वर्ड जहां पर भी आए ना, ध्यान रखना, टेंटेटिव वर्ड जहां पर भी आए
लगा लेना। हाइपोथेसिस, ये है आपका हाइपोथेसिस। क्या है? हाइपोथेसिस। ओके, टेंटेटिव का मतलब होता है कि अस्थाई, जो स्थाई नहीं है, ओके, जो फिक्स नहीं है, जो सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है, उसको बोलते हैं टेंटेटिव। काम चलाओ बोलते हैं ना, प्रोविजनल जैसे कि यूज करते हैं। जैसे नेट की एग्जाम में आपकी पहली आंसर की आती है, वो क्या होती है? प्रोविजनल आंसर की होती है ना। फिर चैलेंज करते हो आप, तो यहाँ पर बस यही काम है। चैलेंज किया मतलब कि आप वहां पर टेस्ट कर रहे हो, ओके। और चैलेंज करने के बाद आपकी जो मतलब कि जो क्वेश्चन आपने चैलेंज किया था, क्या सही हुआ कि गलत हुआ, ओके, फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें क्या बताया जा रहा है, बस यही काम यहाँ पर है, ओके। तो अस्थायी स्पष्टीकरण होता है, ओके। तो हाइपोथेसिस भी आपका क्या है भाई? प्रोविजनल है, ओके। फाइनल तो हमें कब पता चलेगा? जब हम पूरा रिसर्च करेंगे, फिर जाके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के अंदर हम हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करेंगे, तब जाके पता चलेगा कि भाई हमारा जो हमने जो स्टेटमेंट रखा था या हमने जो सेंटेंस रखा था वो क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्लियर? आगे देखते हैं, जिसे अनुसंधान के दौरान देखा गया है, ओके, ये बात हुई। बहुत बार एक परिकल्पना और अनुमान को समान माना जाता है, ओके। बहुत बार क्या होता है कि एक परिकल्पना, हाइपोथेसिस और गेसिंग वर्क करते हैं, मतलब गेस करते हैं, है ना, तो उनको क्या माना जाता है? सेम माना जाता है, ओके। हालांकि एक परिकल्पना एक परिकलित और शिक्षित अनुमान है। परिकल्पना जो है ना वो एक परिकलित, ओके, और एजुकेटेड, ओके, एजुकेटेड एंड कैलकुलेटेड मतलब कि है, ओके। कैलकुलेटेड मतलब हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रॉपरली करके हम उसको देखते हैं, ओके। जबकि अनुसंधान विधियों के माध्यम से सिद्ध या अस्वीकृत किया जाता है, ओके। जिसे हम क्या करते हैं? अनुसंधान की जो मेथड होती है, ओके, रिसर्च मेथड्स होती है, उसके माध्यम से उसको सिद्ध, यानी कि उसको प्रूव या फिर डिसप्रूव कर सकते हो, ओके। सिद्ध या स्वीकृत या अस्वीकृत, मतलब कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो, ओके। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। परिकल्पना अध्ययन के तहत दो या दो से अधिक चर के बीच अपेक्षित संबंध का एक औपचारिक अस्थायी बयान है। यही बात कहा हमने, एक स्टेटमेंट है, टेंटेटिव स्टेटमेंट है। ये वर्ड आपको मिलेंगे PYQS के अंदर, ये वर्ड आपको मिलेगा, देखना आप लोगों के PYQS के मैं क्वेश्चन आपको डालूंगी और PYQS भी करवाऊंगी। आई थिंक संडे को करवाऊंगी, ओके। संडे को हमारे वेरिएबल एंड हाइपोथेसिस, इन दोनों के करवाऊंगी, वेरिएबल एंड हाइपोथेसिस, इन दोनों के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो PYQS हम संडे को करेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? औपचारिक अस्थायी बयान है, ओके। कैसा है? फॉर्मल है, ये भी याद रखना है, ओके। इनफॉर्मल नहीं होती है, फॉर्मल वे में ही चलती है, ओके। एक स्ट्रक्चर वे में, एक फॉर्मल वे में ये सिस्टमैटिकली उसको टेस्ट किया जाता है, ओके। तो हाइपोथेसिस है वो फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट है, ओके। इसको भी याद रखना है। एक परिकल्पना शोध समस्या और उद्देश्य को अध्ययन के अपेक्षित परिणामों या परिणामों की स्पष्ट व्याख्या या भविष्यवाणी में अनुवाद करने में मदद करती है। एक हाइपोथेसिस क्या करती है कि हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा उसके बारे में हम एक्सपेक्टेड करते हैं। जैसे कि आप लोग ना UGC नेट के एग्जाम में जैसे ही आपका मतलब पेपर खत्म होता है और प्रोविजनल आंसर की आती है, तो उसके बाद आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालते हैं, है ना, कि कितना मतलब कि आपका कट ऑफ जाएगा, निकालते हो कि नहीं। बस ये काम है यहाँ पर हाइपोथेसिस का भी, ओके। प्रोविजनल आंसर की को याद रख लो और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को याद रख लो, बस ये काम है हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस क्या करती है? एक तो पहले से वो क्या है भाई, एक अस्थाई मतलब टेंटेटिव स्टेटमेंट है, ओके, फॉर्मल वे में होती है। और दूसरी बात है कि जो रिजल्ट के बारे में वो बताती है, पहले से एक अनुमान करती है, वो भी क्या होती है? एक्सपेक्टेड होता है, मतलब कि वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में कि परिकल्पना का योगदान क्या है। तो यह सोच समस्या और अनुसंधान उद्देश्यों को स्पष्टता प्रदान करता है, मतलब कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, हमारी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको मतलब कि क्या करता है? स्पष्टता प्रदान करता है, ओके, उसको क्लियरिटी देता है।
कि भाई हाँ, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम ये कहना चाहती है, हमारे ऑब्जेक्टिव ये कहना चाहते हैं, एक क्लियरिटी मिलती है हाइपोथेसिस से हमें। ओके, यह शोध के अपेक्षित परिणाम या परिणाम का वर्णन करती है। ओके, जो भी मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या मिलेगा उसके बारे में प्रेडिक्ट करती है, उसको एक्सप्लेन करती है, उसके बारे में भविष्यवाणी करती है, उसके बारे में डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है, डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है मतलब उसकी व्याख्या करती है, प्रेडिक्ट करती है मतलब कि भविष्यवाणी करती है। ओके, यह अनुसंधान डिजाइन के प्रकार को भी इंगित करता है। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है हमारी जो हाइपोथेसिस है ना, उसके बेस पर हमें पूरे मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूरे रिसर्च के डिज़ाइन के बारे में भी पता चलता है कि हमारी रिसर्च की डिज़ाइन किस टाइप की होगी, हमारे मतलब कि वेरिएबल कौन कौन से होंगे, उसके अंदर मेथड कौन सी यूज़ की गई है, सैम्पलिंग किस तरीके की है। ओके, ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है, पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है, फिर हमारे जो भी वेरिएबल है उसके भी लेवल कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, ये भी हमें यहाँ से पता चलता है। ओके, यह अनुसंधान अध्ययन प्रक्रिया को निर्देशित करता है। ओके, तो हमारे रिसर्च की जो भी स्टडी की प्रोसेस है, रिसर्च स्टडी की प्रोसेस है, उसको भी बताता है। ओके, यह उस शोध अध्ययन की जनसंख्या की पहचान करता है जिसकी जांच या जांच की जानी। ओके, जिस पॉपुलेशन को की हमें जांच करनी है उसके बारे में भी हमें बताता है। ओके, तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आइडेंटिफाइज द पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च स्टडी दैट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड और एग्जामिनेड। ओके, तो मतलब कि हमें जिसकी जांच करनी है वैसी पॉपुलेशन के बारे में भी बताती है हाइपोथेसिस। ओके, यह डेटा संग्रह मतलब कि डाटा का कलेक्शन करने में, डाटा एनालिसिस करने में, ओके, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड डाटा का इंटरप्रिटेशन करना है, यानी कि डाटा की व्याख्या करने में भी हमें सुविधा प्रदान करता है। क्लियर? तो यहाँ पर हाइपोथेसिस मतलब कि पूरे रिसर्च में हमें हेल्प करती है, इसीलिए हाइपोथेसिस बनानी जरूरी होती है। क्लियर? चलो आगे देखो, इसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है उसके। ओके, तो देखो इसका कार्य क्या है, यह एक अन्वेषक को अपना शोध कार्य शुरू करने में सक्षम बनाता है। ओके, हाइपोथेसिस जो है वो इन्वेस्टिगेटर्स बोलो या फिर रिसर्चर बोलो, ओके, रिसर्चर बोलो, रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर को क्या करता है, रिसर्च वर्क करने में सक्षम बनाता है। ओके, उसको एक प्रॉपर मतलब डायरेक्शन देती है। यह एक और परिकल्पना के निर्माण को जन्म दे सकता है। एक हाइपोथेसिस दूसरी हाइपोथेसिस को निर्माण करने में भी हेल्प करती है। ओके, यह मूल उद्देश्य से संबंधित निष्कर्ष निकालने वाले परिणामों की व्याख्या करता है। ये क्या करते हैं, जो हमारा मेन जो मतलब कि उद्देश्य है, पर्पस है, ओरिजिनल जो पर्पस है, उससे संबंधित जो भी निष्कर्ष है, ओके, कंक्लूजन है, उसको निकालने वाले जो भी रिजल्ट है उसकी भी ये व्याख्या करता है। ओके, फिर यहाँ पर देखो, हाइपोथेसिस प्रोविजनल स्टेटमेंट, मैंने आपको याद करवाया प्रोविजनल आंसर किसे, प्रोविजनल स्टेटमेंट है ना। फिर टेंटेटिव स्टेटमेंट, ओके, काम चलाऊ कथन होता है, ये अनंतिम कथन होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स है जिसके बेस पर आपको पता चलेगा कि हाइपोथेसिस के बारे में ही बात की गई है। ओके, चलो अब बात करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, बात करते हैं क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो एक परिकल्पना सत्यापन के लिए सक्षम होना चाहिए। एक हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए भाई, वेरिफिकेशन के लिए कैपेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी हाइपोथेसिस बना लो और उसका मतलब कि वेरिफिकेशन ही ना कर पाओ, है ना। तो वैसी हाइपोथेसिस नहीं होनी चाहिए। हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, जिसको हम वेरीफाई कर सके। ओके, एक परिकल्पना ज्ञान के मौजूदा निकाय से संबंधित होनी चाहिए। ओके, मतलब कि नॉलेज के रिलेटेड होनी चाहिए। ओके, उसके बाद देखो, एक परिकल्पना को सटीक, सरल और विशिष्ट होने की आवश्यकता होती है। एक हाइपोथेसिस है वो प्रिसाइज, फिर सिंपल होनी चाहिए, स्पेसिफिक भी होनी चाहिए। ओके, सिंपल मतलब कि समझ में आए ऐसी होनी चाहिए। प्राग कल्पना जांचनीय होनी चाहिए। ओके, वेरीफाइबल होनी चाहिए, वो मैंने आपको आगे भी बताया।
अध्ययन किए जाने वाले क्षेत्र की अन्य प्राक कल्पनाओं का बनाई गई प्राक कल्पना के साथ तालमेल होना चाहिए। मतलब कि हम जो हाइपोथेसिस हमने खुद ने बनाई है जहाँ पर, ओके, तो वो हाइपोथेसिस जो है वो पहले की मतलब के रिसर्च के साथ जो हाइपोथेसिस बनाई हुई है RRL के अंदर, उसके साथ भी तालमेल उसका बैठना चाहिए। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्राक कल्पना को मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी का मतलब क्या होता है? कम खर्चीला। कम खर्चीला क्या होता है? कम खर्चीला। मतलब कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो मितव्ययी होनी चाहिए, मतलब कि कम खर्चीली होनी चाहिए। जब उसका टेस्टिंग करते हैं, ओके, तो उस टाइम हमें समय भी कम लगना चाहिए, खर्च भी कम लगना चाहिए, ओके, और हमारी क्षमता भी कम लगनी चाहिए, तो मितव्ययी होना चाहिए। प्राक कल्पना में तार्किक पूर्णता तथा व्यापकता का गुण होना चाहिए। हाइपोथेसिस है वो ऐसे ही नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर लॉजिक भी होना चाहिए, ओके, तो लॉजिकल होनी चाहिए और व्यापक भी होनी चाहिए, ओके। वैसे मतलब कि वो बता देना चाहिए हमें कि पूरा रिसर्च में हम क्या करना चाहते हैं, ओके। चलो, प्राक कल्पना को क्षेत्र के मौजूदा सिद्धांत एवं तथ्यों से संबंधित होना चाहिए। हाइपोथेसिस है वो हमारा जो एरिया है, हमारा जो फील्ड है, ओके, उसमें मौजूद जो सिद्धांत एवं तथ्य होते हैं उससे संबंधित होना चाहिए, ओके। तो क्षेत्र के जो भी मौजूदा सिद्धांत, थियरी है, फैक्ट्स, उसके रिलेटेड होना चाहिए, मतलब हमारे फील्ड के रिलेटेड होना चाहिए। जो रिसर्च के लिए हमने फील्ड तय किया है, एरिया जो तय किया है, उसके रिलेटेड होना चाहिए, ओके। प्राक कल्पना का स्वरूप सामान्य होना चाहिए, ओके, सिंपल होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि वो सिंपल होनी चाहिए। प्राक कल्पना को प्राप्य वैज्ञानिक परीक्षणों एवं उपकरणों से संबंधित होना चाहिए। एक साइंटिफिक टेस्ट और इक्विपमेंट, ओके, उसके बेस पर ये उससे संबंधित होना चाहिए, ओके। उसके बाद देखो, प्राकल्पना को संप्रत्यात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट के बेस पर होना चाहिए, मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। तो हाइपोथेसिस के बारे में इतनी सारी जानकारी दी है। आपको क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो पूछा जाता है कि हाइपोथेसिस के बारे में कौन से कथन सही है या गलत है, और नीचे आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई होगी या फिर उसके रिलेटेड वो क्या है उसके बारे में वहां पर नीचे आपको कथन दिए होंगे, उसी के बेस पर आपको आंसर करने होते हैं, ओके। चलिए, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। तो मैंने आपको बताया बहुत सारे टाइप्स है। अभी तो मैंने यहाँ पर 2 टाइप्स तो यहाँ पर ऐड भी नहीं किए थे, ओके। यहाँ पर ये एक यूनिवर्सल और एक दूसरा था वो जो मुझे याद नहीं, ओके। तो इतने सारे मैंने हाइपोथेसिस के टाइप पे यहाँ पर लिए हुए हैं, ओके। और मेनली जो है वो हमारे लिए ये मेन है, यहीं से क्वेश्चन मतलब आते, सबसे ज़्यादा मेन आपका ये वाला और ये वाला है, ओके। यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा। चलिए, तो सबसे पहले वर्किंग हाइपोथेसिस है, कार्यकारी प्राक कल्पना बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस जिसको शून्य प्राक कल्पना बोलते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको वैकल्पिक प्राक कल्पना बोलते हैं, सिंपल हाइपोथेसिस जिसको सरल प्राक कल्पना बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस जटिल प्राक कल्पना बोलते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जिसको दिशात्मक प्राक कल्पना बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं अदिशात्मक प्राक कल्पना, इंपिरिकल हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं अनुभवजन्य प्राक कल्पना, लॉजिकल हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं तार्किक प्राक कल्पना, स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं सांख्यिकीय प्राक कल्पना, कोजल हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं कारण प्राक कल्पना, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं साहचर्य प्राक कल्पना, पॉजिटिव को बोलते हैं सकारात्मक, नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक, यूनिवर्सल को बोलते हैं सार्वत्रिक, ओके, सार्वत्रिक। और लास्ट में था आपका अस्तित्ववाचक, अस्तित्वात्मक, ओके, अस्तित्वात्मक प्राक कल्पना, ओके। प्राक कल्पना क्लियर, यहाँ पर प्राक कल्पना क्लियर। इतनी सारी हाइपोथेसिस है, सारी की सारी पढ़नी भी है, ओके। और ये नल हाइपोथेसिस है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मतलब हम डिटेल्स में कल करेंगे, उसकी टेस्टिंग की जाती है, तो टेस्टिंग के बेस पर हम उसको देखेंगे कल के वीडियो में। आज हम इन सभी का मीनिंग सबका निकाल लेते हैं, और जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे रिसर्च के अंदर यूज की जाती है, वो नल हाइपोथेसिस है, ओके। चलिए समझते हैं पहली वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है।
तो कार्यकारी परिकल्पना एक कार्यशील परिकल्पना का एक परिकल्पना है जिसे इस उम्मीद में आगे के शोध के आधार के रूप में अस्थायी रूप से स्वीकार किया जाता है कि एक टिकाऊ सिद्धांत का उत्पादन किया जाएगा, भले ही परिकल्पना अंततः विफल हो जाए। इस प्रकार एक कार्य परिकल्पना आगे के शोध के लिए एक स्वीकृत प्रारंभिक बिंदु है। ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो कि मैंने आपको क्या बताया था कि हम सबसे पहले रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर करते हैं और उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, ये बात बताई थी कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस बनाते रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर के बेस पर बनाते, तो किसी रिसर्चर ने जो भी मतलब उसके जो कंक्लूजन निकले होंगे, है ना, उन्होंने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई कि रिजेक्ट हुई, उसके बेस पर उन्हीं हाइपोथेसिस को अगर हम लेते हैं तो वो हाइपोथेसिस हमारे रिसर्च के लिए क्या बन जाएगी, वर्किंग हाइपोथेसिस। क्या बन जाएगी, वर्किंग हाइपोथेसिस। ओके। अब सभी परिकल्पनाओं की तरह एक कार्यशील परिकल्पना का निर्माण उम्मीदों के एक बयान के रूप में किया जाता है। ओके, जिसे अनुभवजन्य जांच में निगमनात्मक खोजपूर्ण शोध से जोड़ा जा सकता है। अब ये वर्किंग जो हाइपोथेसिस होता है ना, उसको हम एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन के रूप में देखते हैं, डिडक्टिव के रूप में देखते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के रूप में देखते हैं। ओके, अब आगे देखो कि और अक्सर गुणात्मक शोध में एक वैचारिक ढांचे के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके, सप्त कार्य इंगित करता है कि परिकल्पना परिवर्तन के अधीन है। ओके, ये परिकल्पना कार्य का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी, एक्टिव वर्क करना, है ना, तो परिवर्तन के अधीन होता है। अब ये हाइपोथेसिस होती है ना, वो सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। मान लो कि किसी रिसर्चर ने 2010 में ये एक मतलब कि रिसर्च किया, उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई थी कि मोबाइल की क्या इफेक्ट पड़ती है। ओके, मोबाइल की बच्चों पर कोई इफेक्ट नहीं होती है। ओके, कोई इफेक्ट नहीं होती। ये उन्होंने उस टाइम मतलब कि रिसर्च किया और उनको मतलब ये हाइपोथेसिस उनकी ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई कि मोबाइल की बच्चों पर कोई इफेक्ट नहीं होती है। अब देखो, नहीं होती है। ओके, ये कब हमने हाइपोथेसिस बनाई, जस्ट एग्जाम्पल है। ओके, एग्जाम्पल है, तो ये बनाई हमने 2010 में। उस टाइम तो एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं थे, है ना, तो 2010 में हमने बनाई थी और वहाँ पर हमने देखा कि मोबाइल की बच्चों पर कोई इफेक्ट नहीं होती थी। ओके, तो ये हमने हाइपोथेसिस, ये रिसर्च मतलब 2010 में किया हुआ है, उसको अगर हमने ये हाइपोथेसिस को ले लिया तो मान लो कि अभी 2022 का टाइम है। ओके, आपको भी पता है कि अभी मोबाइल की कितनी इफेक्ट होती है ना, तो अगर मैं 2022 में अगर रिसर्च कर रही हूँ तो ये हाइपोथेसिस है वो शायद सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। यहाँ पर 2010 में उनके लिए ये सही थी, है ना, लेकिन मेरे रिसर्च के अंदर वही हाइपोथेसिस अभी के टाइम में गलत हो सकती है। तो यहाँ पर यही बात है कि वर्किंग हाइपोथेसिस है वो सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है, दिशात्मक भी हो सकती है, दिशात्मक भी हो सकती है। दिशात्मक का मतलब क्या है, आपको प्रॉपरली दिशा बताई जाती है कि ये श्रेष्ठ है या मतलब कि ये ज़्यादा है, कम है, श्रेष्ठ है या फिर अच्छा नहीं है। ओके, इस तरीके से। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, कोई दिशा ही नहीं होती, दोनों इक्वल होते हैं, मतलब कि ना ही इस तरफ झुकता है ना ही इस तरफ झुकता है। ओके, ऐसे भी नहीं बनता और ऐसे भी नहीं बनता। मतलब कहने का मतलब है कि ये डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हम बाद में कल के वीडियो में देखेंगे नल हाइपोथेसिस के कंटेक्स्ट में। ओके, तो यहाँ पर प्रॉपरली हमें दिशा नहीं बताई जाती। ओके, तो उसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में क्या होता है, प्रॉपरली दिशा बताई जाती है कि हाँ इनमें ये मतलब कमी होगी या वृद्धि होगी, ज़्यादा होगा या कम होगा, इस तरीके से आपको प्रॉपरली बताया जाता है। जबकि नॉन डायरेक्शनल में ये बताया जाता है दोनों सेम है। अब दोनों सेम है तो आप क्या बताओगे, इनमें से दोनों में से किसको आप अच्छा कहोगे, नहीं कह पाओगे, तो प्रॉपरली कोई दिशा ही नहीं बता रहे, है ना, तो उसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। ओके, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है वर्किंग हाइपोथेसिस का। वर्किंग हाइपोथेसिस मान लो
कि किसी RRL के बेस पर मैंने ले ली, RRL के बेस पर मैंने एक वर्किंग हाइपोथेसिस ली जिसमें बताया गया कि आर्ट्स के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि कॉमर्स के छात्रों से ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, आर्ट्स के छात्रों की जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो कॉमर्स के छात्रों से क्या है, ज़्यादा है। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं A ग्रेटर देन B, है ना, यही हुआ ना कि B A से ज़्यादा है, यही हुआ। A मान लो आपका आर्ट्स है, ओके, और B आपका कॉमर्स है ना। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो वर्किंग हाइपोथेसिस आपको इस तरीके से पॉजिटिव वे में बताता है। क्या बताता है, पॉजिटिव में बताता है, पॉजिटिव में बताता है इस तरीके से। या तो फिर आपको ये बताएगा कि आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि एक समान है, दोनों मतलब कि सेम है, A इज इक्वल टू B, इस तरीके से बताता है। ओके, तो इस तरीके से आपको जो बताता है, या तो फिर इस तरीके से भी बता सकता है कि दोनों मतलब कि एक समान नहीं है। ओके, दोनों एक समान नहीं है। नेगेटिव में भी बता सकते हैं, ये पॉजिटिव में था है, नहीं है अगर बताया तो नेगेटिव में आ गया, है ना। तो नेगेटिव में अगर लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे, A इज नॉट इक्वल टू B, है ना, इस तरीके से लिखेंगे। तो ऐसे भी आपका लिखा जाता है। ओके, तो कभी कभी ना एग्जाम के अंदर ऐसे ये स्टेटिस्टिकल सिंबल है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कौन सी हाइपोथेसिस है। बाद में मैं आपको बताती हूँ, वर्किंग के बाद नल देखेंगे, नल के बाद हम अल्टरनेटिव देखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि तीनों को किस तरीके से लिखा जाता है। ओके, वर्किंग हाइपोथेसिस होती है उसको हम एच के नाम से जानते हैं। ओके, एच को हम वर्किंग हाइपोथेसिस ओके, हाइपोथेसिस को जो सिंबलिंग किया जाता है, किससे सिंबलिंग किया जाता है, उसका सिंबल है एच। क्या है, एच इसका सिंबल है, याद रखना। ओके, मैंने मेंशन नहीं किया है PDF के अंदर, लेकिन आप कर लेना। एच जो होता है वो आपका क्या होता है, वर्किंग हाइपोथेसिस के लिए यूज किया जाता है। क्लियर, चलो, तो यहाँ से क्लियर हुआ ना, वर्किंग हाइपोथेसिस होती है वो हम क्या करते हैं, रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर के बेस पर हम ले लेते हैं उसको। ओके, तो वो पहले से मतलब कि उसको तो बना ही गई है, उसी को हम अभी ले रहे हैं। ओके, अब ये जो है वो हमारे रिसर्च में हम डायरेक्टली ले लेंगे। तो लेकिन यहाँ पर इसका मैंने क्या बताया, ये सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग के साथ साथ नल हाइपोथेसिस भी बनानी पड़ेगी और साथ ही साथ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वर्किंग हाइपोथेसिस अगर मान लो कि रिजेक्ट हो जा रही है आपके रिसर्च के अंदर, तो आप नल हाइपोथेसिस को देखोगे। नल हाइपोथेसिस भी अगर मान लो कि रिजेक्ट हो जा रही है तो आपकी लास्ट में बचेगी अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव जो है वो आपकी ऑलवेज सही होती है। ओके, कैसे होती है आगे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, लेकिन आपको अभी ये समझना है कि आपने RRL के बेस पर क्या बनाई, वर्किंग हाइपोथेसिस बनाई, और फिर साथ में आपने नल हाइपोथेसिस भी बनाई है, और साथ ही साथ अल्टरनेटिव भी आप बनाते हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं नल हाइपोथेसिस पर आते हैं। वर्किंग के बाद हमने क्या बताया, नल हाइपोथेसिस आया। ओके, अब देखो वर्किंग हाइपोथेसिस अगर आपकी सही हो जाती है तो फिर आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन वर्किंग हाइपोथेसिस अगर आपकी गलत हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, ओके, असत्य हो जाती है, तब जाके आप क्या करते हो, नल हाइपोथेसिस का निर्माण करते हो। ओके, अब नल हाइपोथेसिस जिसको हम पूर्ण परिकल्पना या शून्य परिकल्पना भी बोलते हैं, तो इस परिकल्पना को शून्य करेगी निर्दिष्ट आबादी के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं। ये क्या बताएगा कि ये दो वेरिएबल है उनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, नो डिफरेंस। क्या बताएगा, नो डिफरेंस। ओके, डिफरेंस ही नहीं है, ये बताता है। नमूनाकरण या प्रयोगात्मक त्रुटि के कारण कोई भी अंतर देखा गया है। ओके, इसे H0 से निरूपित किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नल हाइपोथेसिस है, उसका सिंबल क्या है, H0, ये उसका सिंबल है। क्या है, सिंबल है। ओके, और वर्किंग का क्या था, वर्किंग का H था, नल का H0 हो गया। ओके, 0 का मतलब 0। ओके,
चलो, एक शून्य परिकल्पना शोधकर्ता के निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए एक नकारात्मक कथन प्रस्तुत करती है कि दो चर के बीच कोई संबंध नहीं है, या कि कोई भी निष्कर्ष मात्र संयोग का परिणाम है। मतलब कि दोनों के बीच में कोई मतलब कि रिलेशन ही नहीं है, नो रिलेशन, नो डिफरेंस, दोनों में कोई मतलब कि अंतर ही नहीं है। ओके, ये बताती है। कार्यकारी प्राक कल्पना के बिल्कुल विपरीत होती है। ये जो होती है वो वर्किंग हाइपोथेसिस के बिल्कुल विपरीत होती है। वर्किंग हाइपोथेसिस आपको ये बताती पॉजिटिव वे में लिखती है ना, जबकि नल हाइपोथेसिस आपको क्या बताती है कि नो डिफरेंस, मतलब कि नेगेटिव में चलती है। ओके, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट रखे जाएंगे वो ओनली नेगेटिव होंगे, ओनली नेगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी हाइपोथेसिस है जहाँ पर ओनली नेगेटिव सेंटेंस लिखा जाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नल हाइपोथेसिस होना चाहिए, नल हाइपोथेसिस। ओके, जहाँ पर ओनली नेगेटिव मतलब कि सेंटेंस का यूज होता है। ओके, चरों के बीच कोई भी अंतर नहीं है, इस तरह से उल्लेखित की जाती है, मतलब कि दो वेरिएबलों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इस तरीके से उसको लिखा जाता है। ओके, मैं आगे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगी कैसे लिखा जाता है। सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है, ये भी सत्य हो सकती है, देखो वर्किंग भी सत्य हो सकती है और असत्य हो सकती है, नल हाइपोथेसिस है वो भी सत्य हो सकती है, असत्य हो सकती है। ओके, शोधकर्ता जब कार्यकारी प्राकल्पना बनाता है तो साथ साथ शून्य प्राकल्पना भी बनाता है। मैंने ये बताया आपको कि वर्किंग भी बनाते हैं हम, नल भी बनाते हैं और अल्टरनेटिव भी बनाते हैं। वर्किंग अगर आपकी गलत हो जा रही है तो अब जाके हम नल को बनाएंगे। ओके, नल को टेस्ट करेंगे। अब नल हाइपोथेसिस को अगर हमने टेस्ट किया तो वो या तो सही होगी या गलत होगी, ये भी सही होगी या गलत होगी, फिर जाके हम लास्ट में क्या बनाएंगे, ए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑलवेज ऑलवेज क्या होती है, करेक्टिव होती है, सही ही होती है। ओके, कैसे आगे देखेंगे। एक काल्पनिक मॉडल माना जाता है, इसको हम क्या मानते हैं, नल हाइपोथेसिस को एक काल्पनिक मॉडल मानते हैं, मतलब कि हाइपोथेटिकल मॉडल इसको माना जाता है। ओके, हाइपोथेटिकल मॉडल के रूप में किसको कंसिडर किया जाता है, नल हाइपोथेसिस को। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाइपोथेटिकल मॉडल के रूप में किसको कंसाइड किया जाता है, तो नल हाइपोथेसिस को। ओके, एग्जाम्पल के रूप में देखो कि समूह ए तथा समूह बी की बुद्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है, देखो है ना, अंतर नहीं है, ऐसे वर्ड से उसको लिखा जाता है। ओके, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों इक्वल है, लेकिन लिखते कैसे हैं, नेगेटिव वे में लिखते। ओके, बता तो रहा है कि दोनों सेम है, मतलब कि ए इज इक्वल टू बी तो बता रहा है आपको। ओके, लेकिन किस वे में बता रहा है, नेगेटिव वे में बता रहा है, पॉजिटिव वे में नहीं बता रहा। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं, अब देखो हमने क्या देखा, वर्किंग हाइपोथेसिस बनाई, अगर ये सही हुई तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वर्किंग हाइपोथेसिस गलत हो जा रही है तो हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। नल हाइपोथेसिस अगर सही हो रही है तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नल हाइपोथेसिस गलत हो गई तो हम आगे जाके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बनाते हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑलवेज सही होती है। ओके, चलिए समझते हैं वैकल्पिक परिकल्पना। वैकल्पिक परिकल्पना जिसे H1 या HA द्वारा दर्शाया जाता है। देखो, वर्किंग को क्या H के नाम से देखा था हमने, नल को क्या देखा, H0 के नाम से। ओके, देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वर्किंग हाइपोथेसिस को H के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, नल हाइपोथेसिस को H0 से प्रस्तुत किया जाता है, और अल्टरनेटिव जो है उसको H1 या तो HA के सिंबल से क्या किया जाता है, उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर आ सकता है। ओके, इसको मैं 5 स्टार लगा लेती हूँ, अगर आ गया तो मुझे याद कर लेना। ओके, नहीं आया तो कोई बात नहीं, किसी के आगे मतलब आगे के एग्जाम में आएंगे, कहीं ना कहीं तो आएगा। ओके, चलो, और पीएचडी वालों के लिए तो ये 7 स्टार का काम करेगी, पीएचडी में तो आता ही है, मोस्टली आता है। ओके, ऐसा। चलो
वह परिकल्पना है कि नमूना अवलोकन कुछ गैर यादृच्छिक कारण के प्रभावित होते हैं। एक वैकल्पिक परिकल्पना शून्य परिकल्पना को चुनौती देती है और बताती है कि अध्ययन के दो चर के बीच एक संबंध है और यह कि परिणाम शोध विषय के लिए महत्वपूर्ण है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किसको चैलेंज करती है? नल हाइपोथेसिस को चैलेंज करती है। ओके, इसीलिए नल हाइपोथेसिस अगर गलत हो गई ना तो अल्टरनेटिव जीत जाएगी। ओके, अगर नल हाइपोथेसिस सही हो गई तो फिर अल्टरनेटिव क्या कोई काम नहीं होता। ओके, चलिए, ये हमेशा सत्य होती है। और ओके, उसको अगर देखो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। कभी कभी आपको रिसर्च हाइपोथेसिस भी वर्ड दिया होता है और मेन हाइपोथेसिस भी उसको बोला जाता है। ओके, और एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो फिर आगे यहाँ पर डैश डैश लगा लो तो क्या होगा? तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी कैसी होगी? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी भाई बताओ? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी? एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी? ऑफ कोर्सली एक्सेप्ट होगी। क्लियर होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आता है भाई। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी तो क्या होगा? ओके, इस तरीके स्टेटमेंट दिए हुए पूछे गए हैं। पीवाईक्यूएस में देख लेना आप लोग, मैंने कई बार पीवाईक्यूएस में देखा है ये। ओके, और ये पूछा भी जाता है कि रिसर्च हाइपोथेसिस तब एक्सेप्ट होगी जब क्या होगा? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, मान लो कि यहाँ पर ऐसे भी आया हुआ है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जा रही है। ओके, तो क्या होगा? तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, है ना? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, हमने क्या बताया? हमें 3 वर्किंग, नल और अल्टरनेटिव तीनों को साथ में रखकर चलना है। अगर वर्किंग आपकी अगर मान लो कि रिजेक्ट, देखो एक्सेप्ट हुई तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन रिजेक्ट हुई तो नल हाइपोथेसिस बनेगी। तो नल हाइपोथेसिस अगर आपकी एक्सेप्ट हो रही है तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो जा रही है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आपकी क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ पर परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती। अल्टरनेटिव के अंदर हम जांच ही नहीं करेंगे। अब देखो कैसे नहीं करोगे, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। ओके, ये एग्जाम्पल है सारे। अब देखो वर्किंग हाइपोथेसिस मैंने आरआरएल रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर के बेस पर मैंने वर्किंग हाइपोथेसिस ली। क्या लिया? वर्किंग हाइपोथेसिस ली। ओके, अब मैंने वर्किंग हाइपोथेसिस ये बनाई कि मुझे वहां से ये जानने को मिला हाइपोथेसिस में कि आर्ट्स के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि कॉमर्स के छात्रों से ज़्यादा है। मतलब कि आर्ट्स के लिए हम ए मान लेते हैं, कॉमर्स के लिए बी मान लेते हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आर्ट्स के छात्रों की एकेडमिक अचीवमेंट है वो कॉमर्स के छात्रों से क्या है? ज़्यादा है। तो हम ये लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी, है ना? लिख सकते हैं कि नहीं? ओके, मैंने ये लिख दिया। अब ये हाइपोथेसिस है, मान लो कि मुझे यहाँ पर तो ये आरआरएल के बेस पर मिली है, लेकिन मुझे टेस्टिंग भी तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ? नल हाइपोथेसिस बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ? नल हाइपोथेसिस। ये मेरी नल हाइपोथेसिस है। ओके, नल हाइपोथेसिस है। अब नल हाइपोथेसिस क्या कहेंगे? नो डिफरेंस, यही बोलती है ना? तो देखो आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है, मतलब कि ए इज इक्वल टू बी है। ओके, लेकिन स्टेटमेंट कैसे लिखा हुआ है? नेगेटिव वे में लिखा हुआ है ना? नेगेटिव वे में लिखेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट। ओके, आर्ट्स एंड कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एकेडमिक अचीवमेंट के बीच में कोई सार्थक अंतर नहीं है, मतलब कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ओके,
ये बता रही है। तो ये मैंने नल हाइपोथेसिस, अब मान लो कि मेरी वर्किंग हाइपोथेसिस गलत हो जा रही है, मैंने नल हाइपोथेसिस बनाई, नल हाइपोथेसिस को भी मैंने टेस्ट किया, ओके, अब मेरी नल हाइपोथेसिस भी मतलब कि क्या हो जा रही है, गलत हो जा रही है, ओके, अब ये भी गलत हो जा रही है। तो अब हमारे पास देखो क्या रास्ता बचा। देखो एक रास्ता था कि ए है वो बी से ज़्यादा है, दूसरा था या तो ए इज इक्वल टू बी, ए बी से ज़्यादा है, दूसरा है ए इज इक्वल टू बी। अब ये दोनों ही गलत हो जा रहा है, दोनों ही रिजेक्ट हो जा रहे हैं, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा, यही ऑप्शन बचा ना कि ए से बी बड़ा है, यही ऑप्शन बचा ना, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आप बोलोगे कि मैम ऐसे भी तो लिखा जाता है ए नॉट इज इक्वल टू बी, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी का मतलब होता है या तो फिर ए जो है वो बी से बड़ा है या तो फिर ए बी से छोटा है, तो इन दोनों को वो मतलब कि बता रहा है ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना। तो हम इस पर तो जाएंगे नहीं, अब आपके पास एक ही रास्ता है, ओके, और वो क्या रहा कि अगर ए देखो बी से बड़ा नहीं है और ए और बी दोनों इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो बी से छोटा है, यानी कि बी जो है वो ए से बड़ा है ना। अगर मैं बोल दूं कि अंकिता और आशीष, ओके, अंकिता और आशीष की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देती हूँ अंकिता है ये, ओके, और ये आशीष है, ओके। अब देखो अंकिता और आशीष, अगर देखो अंकिता आशीष से ज़्यादा मतलब कि होशियार है, ओके, अगर ये जो हाइपोथेसिस है वो गलत हो जा रही है कि अंकिता आशीष से होशियार है, ये अगर गलत हो जा रही है, तो दूसरा स्टेटमेंट हम ये बनाएंगे कि अंकिता और आशीष दोनों मतलब कि इक्वल होंगे। लेकिन ये इक्वल मतलब कि यहाँ पर मतलब दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ओके, समान है दोनों, तो हम नेगेटिव वे में इसमें स्टेटमेंट रखते हैं नल हाइपोथेसिस में कि दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, ओके। तो ये भी आपका गलत हो गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, देखो अंकिता जो है वो आशीष से ज़्यादा मतलब कि होशियार भी नहीं है, अंकिता आशीष के बराबर भी नहीं है, तो सिंपल सी बात हो गई कि अंकिता क्या है, आशीष से मतलब कि कम होशियार है ना, यानी कि आशीष उससे ज़्यादा होशियार हो गया है ना। तो ये वाला आपका लास्ट आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, है ना, ये बात हुई, ओके। तो इस तरीके से ये जो मैंने लिखा है ना, ये स्टेटिस्टिकल वे में लिखा जाता है, ओके, स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो इस तरीके से सिंबलिंग के रूप से हम उसको मतलब कि प्रस्तुत करते हैं, ओके। तो अब देखो हमारे पास ये था कि आर्ट्स के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि कॉमर्स से छात्रों से ज़्यादा है, ये हमारा गलत हो गया। तो हमने दूसरा मतलब कि नल हाइपोथेसिस बना ली कि दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। तो अब आपके पास एक ही बचा है जो है आर्ट्स के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि कॉमर्स के छात्रों से कम है, जिसको ऑटोमेटिकली सच होना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि वर्किंग हाइपोथेसिस अगर सही हो रही तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वर्किंग हाइपोथेसिस गलत हो जा रही है तो हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। बनाते तो तीनों साथ में, लेकिन चेक करने की बात आती है, उसके टेस्ट करने की बात आती है, वहां की बात है, ओके। नल हाइपोथेसिस को देखते हैं, तो नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो जा रही है तो आपकी अल्टरनेटिव ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस आपकी गलत हो जा रही है मतलब कि रिजेक्ट हो जा रही है, तो आपकी जो क्या है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, वो सही ही होती है, ओके। तो उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो। क्लियर? चलो, आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पर। चलो, तो ये मेन तीन आपकी थी हाइपोथेसिस, ओके। अब जो है वो सारी छोटी छोटी है, उसको सिर्फ ये तीनों के मतलब के अंदर के पार्ट मान के आप समझ सकते हो, ओके। देखो सरल परिकल्पना जिसको सिंपल हाइपोथेसिस बोलते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस वह हाइपोथेसिस होती है जिसमें दो चरों के बीच निर्गत संबंध होता है, एक स्वतंत्र चर या कारण कहलाता है और दूसरा आश्रित चर या प्रभाव कहलाता है। जैसे कि धूम्रपान से कैंसर होता है, बेरोजगारी का उच्च अनुपात अपराधों की ओर ले जाता है। देखो सिंपल परिकल्पना होगी ना, सिंपल हाइपोथेसिस, इसमें दो वेरिएबल ही होंगे, ओके, टू वेरिएबल होंगे, टू वेरिएबल। मैंने क्या बताया था,
कि कम से कम रिसर्च के अंदर कम से कम 2 वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों कम से कम होते हैं। ओके, तो अगर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो हाइपोथेसिस कैसी होगी, हमारी सिंपल हाइपोथेसिस होगी। जैसे कि धूम्रपान से कैंसर होता है, तो धूम्रपान ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, किस पर इसे इफेक्ट करता है, कैंसर को, है ना, तो उसकी वजह से कैंसर होता है, तो कैंसर क्या हो गया, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ओके, इस तरीके से तो यहाँ पर 2 ही वेरिएबल है। अब देखो दूसरा, देखो बेरोजगारी का उच्च अनुपात अपराधों की ओर ले जाता है। बेरोजगारी का जो उच्च अनुपात होता है वो किसकी ओर ले जाता है, अपराधों की ओर। तो बेरोजगारी का उच्च अनुपात हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, अपराध की ओर लोगों को ले जाता है, तो अपराध हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वैसी जो हाइपोथेसिस होती है उसको सिंपल हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्लियर, चलो आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस किसको बोलेंगे, तो जिसको हम बोलते हैं जटिल परिकल्पना। जटिल में क्या होगा कि जटिल परिकल्पना वह होती है जिसमें चरों के भी संबंध के रूप में मौजूद होता है। इस प्रकार में आश्रित और स्वतंत्र चर 2 से अधिक होते हैं। हमने सिंपल में क्या देखा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, मतलब कि रिसर्च के अंदर 2 वेरिएबल ही होती है, जबकि जटिल के अंदर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। ओके, और डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी क्या होगी, 2 या 2 से ज़्यादा होगा। ओके, तो वो मतलब कि कॉम्प्लेक्स हो गई, जटिल हो गई, जहाँ पर वेरिएबलों की संख्या ज़्यादा होती। जैसे कि मान लो धूम्रपान और अन्य दवाओं से कैंसर, तनाव, छाती में संक्रमण आदि होता है, तो धूम्रपान हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और अन्य दवाएं, ओके, अन्य दवाओं की भी बात हो रही, तो 2 वेरिएबल हुए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक दवाएं हुई, एक धूम्रपान हुआ, है ना, तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए। और डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, देखो कैंसर, तनाव और छाती होते हैं, छाती में संक्रमण होता है। ओके, छाती में संक्रमण होता है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए, आपके 3 हो गए। ओके, तो यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ओके, जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है कि बेरोजगारी का उच्च अनुपात गरीबी, शिक्षा से डकैत आदि जैसे अपराध होते हैं। ओके, उच्च, देखो बेरोजगारी का उच्च अनुपात, गरीबी, अशिक्षा, ओके, ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए, उनसे क्या होता है, डकैत आदि जैसे अपराध होते हैं। ओके, तो यहाँ पर मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपके पास 2 आ गए। क्लियर, तो इस तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ओके, आगे चलते हैं दिशात्मक परिकल्पना। दिशात्मक में क्या होगा, डायरेक्शन देंगे, क्या होगा, डायरेक्शन दिया होगा। दिशात्मक परिकल्पना स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच संबंध की दिशा की भविष्यवाणी करता है। ओके, मतलब कि उनके प्रेडिक्ट करता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ओके, तो दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में प्रेडिक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, नर्सिंग शिक्षा की उच्च गुणवत्ता से नर्सिंग अभ्यास कौशल की उच्च गुणवत्ता प्राप्त होती है। देखो, नर्सिंग का जो मतलब कि हाई क्वालिटी का नर्सिंग एजुकेशन लेते हो तो उससे क्या होगा कि नर्सिंग अभ्यास कौशल जो होता है, ओके, तो नर्सिंग प्रैक्टिस स्किल होती है, उसकी क्वालिटी में भी हाई क्वालिटी वो हो जाएगी। ओके, तो हाई क्वालिटी हमें बता दी गई है कि हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता प्राप्त होगी, उच्च निम्न ऐसे कुछ डायरेक्शन दे रहा है। ओके, अब देखो, जैसे कि लड़कियों में नैतिक विज्ञान सीखने की क्षमता लड़कों से बेहतर होती है। अब देखो, लड़कियों में नैतिक विज्ञान सीखने की क्षमता लड़कों से कैसी है, बेहतर है, तो ये क्या बता, डायरेक्शन बता दी हमें। ओके, जबकि नॉन डायरेक्शन में क्या होगा कि नॉन डायरेक्शन हाइपोथेसिस स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच संबंध की भविष्यवाणी करते, लेकिन संबंध की दिशा को विशिष्ट नहीं करते, मतलब कि इन दोनों के बीच में मतलब रिलेशनशिप को डायरेक्शन नहीं देती। यहाँ पर बताया जाता है कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल को मतलब कि कितना इफेक्ट करेगा, ज़्यादा करेगा या कम कर रहा है। ओके, ये डायरेक्शन बताती है, लेकिन जब नॉन डायरेक्शन में क्या बताएगा, हमें ये नहीं बताएगा, इतना पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करता है, लेकिन कितना इफेक्ट करता है ये नहीं पता चलता है। ओके, तो वो नॉन डायरेक्शन हो गया। ओके,
उदाहरण के लिए देखो, शिक्षक छात्र संबंध छात्र के सीखने को प्रभावित करते हैं। देखो, शिक्षक छात्र जो संबंध होते हैं वो छात्र के सीखने को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता चलता कि कितना प्रभावित करता है, सिर्फ इतना पता चलता है कि हाँ इफेक्ट कर रहा है, लेकिन कितना इफेक्ट कर रहा है वो हमें पता चलता नहीं है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन ही नहीं बता रहा। ओके, 9वीं कक्षा के लड़के और लड़कियों की नैतिक मूल्यों को सीखने की क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। ये हमारी नल हाइपोथेसिस आ गई, कोई सार्थक अंतर नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस भी हमारी कैसी, मतलब कि क्या होगी, नॉन डायरेक्शनल हो जाएगी। ओके, कि कोई अंतर ही नहीं उनके बीच में। तो मतलब कि हमें प्रॉपरली बताया ही नहीं है ना, कोई अंतर है ही नहीं, डिफरेंस ही नहीं है। जैसे कि मैं बोल दूं कि 2 - 2 = 0 होगा, है ना। तो इसी तरीके से 4 - 4 = 0 होगा, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। तो यहाँ पर आगे एक और भी मैं बताना आपको भूल गई, स्टेटिस्टिकल में बता दूंगी, चलो कोई ना, स्टेटिस्टिकल में बता दूंगी। ओके, ये वाला कि a - b = 0, ऐसे भी हम नल हाइपोथेसिस को प्रेजेंट कर सकते हैं। किसको, नल हाइपोथेसिस को। यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, चलो, तो पता चल गया डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में। चलो इंपिरिकल की बात करते हैं, अनुभवजन्य परिकल्पना। अनुभवजन्य जिसका अर्थ है कि ये साक्ष्य पर आधारित होते हैं, एविडेंस पर बेस्ड होता है। ओके, हमारे पास एविडेंस होते हैं, उसके बेस पर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। वैकल्पिक पद्धति में शब्द अनुभवजन्य कार्य परिकल्पना के उपयोग को संदर्भित करता है। वर्किंग हाइपोथेसिस को ये क्या करता है, संदर्भित करता है, रेफर्स करता है। ओके, इंपिरिकल हाइपोथेसिस जिसे अवलोकन और प्रयोग का उपयोग करके परीक्षण किया जा सकता है। ओके, तो देखो इंपिरिकल हाइपोथेसिस है, उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, उसका यूज करके हम उसको टेस्ट करते हैं। ओके, इंपिरिकल हाइपोथेसिस को अनुभवजन्य डेटा प्रयोग और अवलोकन द्वारा निर्मित होता है। ओके, मतलब कि जो भी इंपिरिकल डाटा होता है, इंपिरिकल डाटा हमें कैसे मिलता है, एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके मिलता है। ओके, तो ये है आपका इंपिरिकल हाइपोथेसिस। ओके, चलो सांख्यिकीय परिकल्पना की बात करते हैं, स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस की। ओके, एक परिकल्पना जिसे सांख्यिकीय रूप से सत्यापित किया जा सकता है, सांख्यिकीय परिकल्पना कहलाती है। ओके, जिसको हम क्या करते हैं, स्टेटिस्टिकली उसको मतलब वेरीफाई करते हैं। ओके, स्टेटिस्टिकल टेस्ट लगा के हम उसको वेरीफाई करते हैं। तो वैसी जो हाइपोथेसिस होती है उसको हम स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं। ओके, कथन तार्किक या अतार्किक होगा, लेकिन यदि आंकड़ा इसकी पुष्टि करता है तो ये सांख्यिकीय परिकल्पना होगी। ओके, यहाँ पर आंकड़ों पर ध्यान दिया जाता है, डाटा पर, स्टेटिस्टिकल डाटा पर ध्यान दिया जाता है। ओके, अगर आंकड़े अगर आपके सही है, स्टेटिस्टिक वेरीफाइज मतलब कि आंकड़े अगर सही है, ओके, तो आपका मतलब क्या होगा कि वो सही हो जाएगी। क्लियर। अब कार्यकारी शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो याद रखना है, जो आपकी स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस है उसमें वर्किंग हाइपोथेसिस के लिए भी उसको यूज किया जाता है, नल हाइपोथेसिस के लिए भी यूज किया जाता है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए भी यूज किया जाता है। इंपिरिकल की बात आएगी तो आपको याद रखना है वर्किंग हाइपोथेसिस के लिए हम उसको यूज करते हैं। क्लियर। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस को लिखा कैसे जाता है। तो आगे मैंने बताया था आपको, देखो यहाँ पर क्या बताया, आर्ट्स के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि कॉमर्स के छात्रों से ज़्यादा है ना। तो आर्ट्स वाले की जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो क्या है, कॉमर्स वाले से ज़्यादा है। ए का मतलब है आर्ट्स। ओके, यहाँ पर लिख देती हूँ, ए का मतलब है आर्ट्स। ओके, और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है आपका कॉमर्स, है ना, कॉमर्स। तो यहाँ पर देखो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बड़ा है बी से, या तो फिर हम इसी को वर्किंग हाइपोथेसिस, ये वर्किंग हाइपोथेसिस के कंटेक्स्ट में हम ले रहे हैं अभी। तो वर्किंग हाइपोथेसिस में हम क्या लिखेंगे, ए बड़ा है बी से, या तो फिर हम लिख सकते हैं ए छोटा है बी से, या तो हम ये लिख सकते हैं ए = बी। इस तरीके से हमने जो ये सिंबलिंग किया है उसी को बोलते हैं स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस, को स्टेटिस्टिकल वे में लिखा जाता है। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं। ओके, सेट के एग्जाम में, जी सेट के एग्जाम में, साइकोलॉजी में भी पूछा गया है इस तरीके का क्वेश्चन। ओके, कि ये जो सिंबलिंग किया है वो कौन सी हाइपोथेसिस है। तो मैं भी, अगर आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। ओके, अब देखो आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों के, अब देखो ये हमने नल हाइपोथेसिस बनाई थी,
ये हमारी वर्किंग बनाई थी। ओके, उसी को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिया है। अब नल हाइपोथेसिस क्या बोलती है? आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है, मतलब कि कोई अंतर ही नहीं। तो ए इज इक्वल टू बी हुआ कि नहीं? यस हुआ, है ना। अगर मैं बोल दूँ 4 - 4 तो कितना हुआ? 0। मैं बोल दूँ 5 - 5 कितना हुआ? 0। मैं बोल दूँ 15 - 15 इज इक्वल टू कितना? आप बोलोगे 0। तो मतलब कि यहाँ पर कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है, 0 आ रहा है, मतलब कोई अंतर नहीं है। तो हम नल हाइपोथेसिस को दूसरे किस वे में लिख सकते हैं? a - b इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम नल हाइपोथेसिस को इस दो वे में लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू b बता सकते हैं और a - b इज इक्वल टू 0 बता सकते हैं। ओके, इस तरीके से उसको सिंबलिंग कर सकते हैं। अब लास्ट आते हैं, आपकी कौन सी थी? नल हाइपोथेसिस। मान लो वर्किंग भी गई आपकी, रिजेक्ट हो जा रही है, नल भी रिजेक्ट आज हो जा रही है, तो लास्ट में कौन सी बनाएंगे? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका। ओके, एक बार आया हुआ है एग्जाम में। तो लास्ट में कौन सी बनेगी? अल्टरनेटिव बनेगी, अल्टरनेटिव बनेगी। ओके, वैकल्पिक जिसको बोलते हैं, या फिर उसको रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ओके, रिसर्च हाइपोथेसिस, या उसको हम मेन हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर हाइपोथेसिस लिख देती हूँ। अब ये क्या बता रही है? आर्ट्स के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि कॉमर्स के छात्रों से कम है, तो आर्ट्स वाले से कॉमर्स बड़े हो गए भाई, है ना। हमने यहाँ पर अगर ये बताया कि ए जो है वो ए ग्रेटर देन बी है। ओके, ए से मतलब ए है बी से ज़्यादा है। ओके, अगर ये रिजेक्ट हो जा रहा है तो हमने बना दिया कि ए इज इक्वल टू बी, है ना। अगर ये भी रिजेक्ट हो जा रहा है तो हमने बना दिया, लास्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा और वो है ए लेस देन बी। क्या हुआ हमारे पास? ए लेस देन बी। ओके, ये वाली बनी। या तो फिर मान लो कि यहाँ पर ये बताया है कि ए लेस देन बी है और ये गलत हो गया है, तो हम यहाँ पर यही बताएंगे ए इज इक्वल टू बी, है ना। अब ये भी गलत हो जा रहा है तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे? ए ग्रेटर देन बी बनाएंगे, है ना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि a इज इक्वल टू बी, ये अगर सेम नहीं है तो ये भी तो सेम नहीं होंगे, ये बी के समान है। ओके, हम ये बोल रहे हैं तो मतलब कि सॉरी ए बी के समान है। ओके, तो दोनों इक्वल है। ओके, यहाँ पर भी तो यही है कि दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं, मतलब दोनों सेम है ना। तो यहाँ पर ये भी गलत हुआ तो यहाँ पर भी वो गलत हो जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पर इस तरीके से अगर ये इज इक्वल टू बी, ये भी नहीं बना पाएंगे, है ना। तो इसी वे में आपको जाना है आगे। देखो यहाँ पर हम किस तरीके से लिख सकते हैं ये आपको बताया। ओके, अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूँ, अगर ये गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, तो फिर जाके हम इसको मानेंगे। ओके, ए इज इक्वल टू बी, तो अगर मान लो कि अगर होगा ही नहीं, ओके, पॉजिटिव वे में अगर हम चल रहे हैं तो। ओके, तो आपको यहाँ पर इतना ही याद रखना है कि इस तरीके की आपकी मतलब कि हाइपोथेसिस होती है, वो इस तरीके से हो सकती है। ओके, क्या है? हो सकती है। ओके, अगर ये मैं बता रही कि कोई डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है, तो इक्वल हो रहा है, तो फिर यहाँ पर तो वो आएगा ही नहीं। अगर ये गलत हो रहा है तो फिर आगे जाके आपके इन दोनों में से ही कोई आंसर आएगा, है ना। इन दोनों में से ही आंसर आएगा, तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। ओके ओके, और इसका भी तो कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हमें बताना है कि भाई रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर में बताया गया है कि ए इज इक्वल टू बी है, तो हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस में उसको नेगेटिव वे में बताकर हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम टेस्टिंग कौन सी हाइपोथेसिस का करते हैं? तो टेस्टिंग हम वर्किंग का करेंगे, ओके, और नल का करेंगे। ओके, वर्किंग और नल का टेस्टिंग किया जाता है, अल्टरनेटिव का टेस्टिंग कभी भी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर टेस्टिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऑलवेज कैसी होती है? ऑलवेज राइट होती है, ट्रू होती है, ऑलवेज ट्रू होती है। क्लियर? क्योंकि ये दोनों गलत हो जा रही है तभी जाकर इसके पास जाते हैं हम, है ना। कि चलो मम्मी के पास गए, मम्मी ने पैसे नहीं दिए, पापा के पास गए, पापा ने भी पैसे नहीं दिया, तब जाकर फ्रेंड के पास जाएंगे कि दोस्त अब मुझे पैसे दे, है ना। तो ये वाली बात है। तो दोनों को मतलब कि दोनों को रिजेक्ट किया तब जाके तीसरे के पास गए। ओके, तो ये तीन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ओके, क्लियर? एक के बाद एक स्टेप चलते हैं यहाँ पर। ओके, चलो उसके बाद
अच्छा, हम यहाँ पर बात कौन सी कर रहे थे, स्टेटिस्टिकल की। ओके, तो स्टेटिस्टिकल मैंने बता दिया आपको कि इस वे में लिखा जाता है स्टेटिस्टिकल में। ओके, और यहाँ पर हम ये भी बता सकते हैं कि अगर ए बी के समान नहीं है, अगर हमने यहाँ पर ये बताया कि ए बी के समान नहीं है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसे भी लिखा जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी से बराबर नहीं है, तो या तो ए बी से कम है या ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर भी ऐसे लिखा जा सकता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, लेकिन नल हाइपोथेसिस ओनली आपको कैसे लिखी जाती है, ए इज इक्वल टू बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, इस वे में ही लिखी जाती है नल हाइपोथेसिस। ओके, याद रखना स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस के अंदर। चलो अब देखते हैं कोजल हाइपोथेसिस की बात करते हैं। कारण परिकल्पना क्या होगा, तो कारण परिकल्पना स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच एक कारण और प्रभाव संबंध या बातचीत की भविष्यवाणी करते हैं। ये आपको क्या प्रेडिक्ट करता है, तो क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट होगी। ओके, क्या इफेक्ट होगी उसके बारे में आपको प्रेडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है। क्लियर। चलो साहचर्य परिकल्पना की बात करते हैं, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो साहचर्य परिकल्पना स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच एक साहचर्य संबंध की भविष्यवाणी करता है। जब किसी एक चर में परिवर्तन होता है तो दूसरे चर में भी परिवर्तन होगा। दोनों के बीच में कितना एसोसिएट है ना। कभी कभी आपको लगता है ना कि भाई हाँ ये गाड़ी आई ना, मान लो कि स्कूल के अंदर आप जाते हो, कॉलेज के अंदर, ओके, और आपको पता है कि आपके सर है वो मान लो कि ओडी लेकर आ रहे हैं। ओके, ओडी जो कार होती, ओडी कार लेकर आ रहे हैं। ओके, तो डेली वो ओडी कार लेकर आएंगे तो वहां पर आपका एसोसिएट हो जाएगा, है ना। तो जब जब ओडी कार को आप मतलब कॉलेज के गेट पर देखोगे तो आप तुरंत बोल दोगे कि हाँ हमारे ये सर आ गए, है ना। तो ये एसोसिएट हुआ और उसके बेस पर आपने प्रेडिक्ट कर दिया कि हाँ ये सर है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो सर ही हो, सर की जगह दूसरा उनका दोस्त भी ओडी कार लेकर आ सकता है ना। तो ये बात है। तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो एसोसिएट है उसके बेस पर हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम मतलब कि हेर फेर करेंगे। ओके, मान लो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ा रहे हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कम कर रही हूँ तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी कम होगा। अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ भी मतलब कि जोड़ तोड़ नहीं कर रही तो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये होता है आपका एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। ओके, जहां पर एसोसिएशन देखा जाता है कि एक चर दूसरे चर के साथ कितना परिवर्तित होगा। ओके, उसके बाद देखते हैं ओके, उसके बाद है क्वेश्चन फॉर फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। क्या है, क्वेश्चन फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का प्रश्न रूप। ओके, यह अनुभवजन्य परिकल्पना का सबसे सरल रूप है। ओके, हमने देखा ना इंपिरिकल हाइपोथेसिस, इसका ये क्या है, सिंपल फॉर्म है। जांच और शोध की साधारण मामले के एक प्रश्नों को फिर से शुरू करके पर्याप्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है। एक प्रश्नों को फिर से शुरू किया जाता है। ओके, जो जांच के लिए, जो रिसर्च के लिए हमने जो सिंपल वे में जो क्वेश्चन को देखा था उसी क्वेश्चन को फिर से शुरू करते। ओके, और पर्याप्त रूप से उसको कार्यान्वित करते। जैसे कि 9वीं कक्षा के छात्रों के नैतिक मूल्यों को सीखने की क्षमता कैसी है। ओके, तो उसको मतलब एक ही क्वेश्चन को फिर से शुरू करके यहाँ पर देखा जाता है। ओके, फिर आते हैं पॉजिटिव हाइपोथेसिस। पॉजिटिव हाइपोथेसिस किसको कहेंगे, जो पॉजिटिव सेंटेंस में लिखी जाती है। ओके, ये वाक्य आधारित होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर मैं ये बोल दूं कि ए समूह बी से बुद्धि में श्रेष्ठ है, बी से बुद्धि में क्या है, बुद्धि में श्रेष्ठ है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, ये पॉजिटिव है, अकेला है ना, तो ये पॉजिटिव परिकल्पना हो गई, पॉजिटिव हाइपोथेसिस हो गई। अगर मैं ये लिख दूं कि ये समूह बी से बुद्धि में श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। ओके, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो उसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया आपका, क्योंकि नहीं है लिखा है। ओके, तो वैसे हाइपोथेसिस जहाँ पर हम पॉजिटिव वे में लिखते हैं उसको पॉजिटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट में लिखते हैं तो नेगेटिव हाइपोथेसिस हो जाती है। ओके, चलो
आगे देखते हैं सार्वत्रिक प्राकल्पना, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसमें निहित चरों के सभी तरह के मानों के बीच के संबंध को हर परिस्थिति में हर समय बनाए रखता है। इसमें बतलाया गया संबंध हर परिस्थिति में हर समय प्रत्येक मानव पर लागू होता है। बस इसको ध्यान में रखना था। ओके, सार्वत्रिक प्राकल्पना की सीमा बंधी हुई है होती है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है भाई, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सभी को लागू होता है। ओके, अगर 100% लोग हैं, उनमें से मान लो कि 99% लोगों पर हमने कुछ रिसर्च किया। ओके, हमने कोई रिसर्च किया और वो रिसर्च के बेस पर जो कंक्लूजन निकला वो 99% लोगों पर लागू हो रहा है, और 1% पर अगर मान लो कि नहीं लागू हो रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, 99% वाले की जहाँ पर मेजोरिटी जहाँ पर होगी ना, उसको बेस बनाकर हम कुछ कंक्लूजन निकाल देते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। ओके, जो सबके लिए होती है ना, क्या होती है, सबके लिए होती है। जैसे कि मंदिर में जाओ तो जूते पहने बिना जाना है ना, मतलब कि जूते बाहर निकाल कर मंदिर के अंदर जाना, तो ये सबके लिए है। तो ये क्या हो गए भाई, यूनिवर्सल हो गई। ओके, तो यूनिवर्सल हाइपोथेसिस जो होगी वो क्या होगी, सबके लिए होगी। जैसे कि देखो, मानव की सीखने की प्रक्रिया, ओके, मानव की सीखने की प्रक्रिया पुरस्कार तथा प्रशंसा द्वारा तेजी से होती है। अब देखो, कोई भी इंसान है, ओके, उसकी सीखने की प्रक्रिया जो होती है उसको अगर हम मान लो कि रिवॉर्ड्स देते हैं, ओके, रिवार्ड देते हैं या फिर प्रेज देते हैं, मतलब कि उसकी प्रशंसा करते हैं, ओके, तो उसकी सीखने की गति बढ़ जाती है। ओके, जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले बच्चों को एक होमवर्क दिया था। ओके, मैं बिजी थी तो उसकी वजह से उनको होमवर्क दिया और उनको बोला कि आज जो भी बच्चा होमवर्क करेगा, अच्छा होमवर्क करेगा, उनको मेरी ओर से गिफ्ट मिलेगा। ओके, जो कि अभी थोड़ा बिजी हूँ इसलिए उनकी गिफ्ट उनको पहुंचा नहीं पाई। ओके, लेकिन गिफ्ट तो उनको मिलेगी। गिफ्ट क्या हो गई, उनके लिए रिवार्ड्स का काम हो गई, पुरस्कार का काम हो गई, है ना। तो उस दिन उनको पता चला कि हाँ आज रिवार्ड मिलने वाला है, तो बच्चों ने अच्छे से होमवर्क किया था। ओके, तो ये क्या है, ये सबके लिए लागू होता है। मतलब कि 99% लोग ऐसे होंगे जिनको मतलब पता चलता है कि हाँ गिफ्ट मिलने वाला है, या फिर ये बच्चे होते हैं ना जिनको बोलते हैं कि तुम ना इतना होमवर्क करके लाओगे तो मैं तुमको चॉकलेट दूंगी। तो सारे बच्चे क्लास के अंदर मान लो कि 50 बच्चे हैं ना, तो 99% बच्चे जो होंगे ना वो आपके मतलब वैसे तो होंगे 100% लाएंगे, लेकिन मान के चलो कि 99% बच्चे भी होमवर्क करके लाते हैं। तो मतलब कि क्या हुआ है कि ये जो हाइपोथेसिस थी वो क्या हो गई, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। ओके, जो सबको लागू की जाती, ओके, सबके लिए बनी होती है। क्लियर। और उसके बाद देखो अस्तित्वात्मक प्राकल्पना की बात करते, तो अस्तित्वात्मक प्राकल्पना को क्या बोलते हैं, एक्सिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। ओके, एक्सिस्टेंशियल जो हाइपोथेसिस है उसमें क्या होगा कि सभी व्यक्तियों या परिस्थितियों के लिए नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति या परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होती है। अब देखो, ये जो आपकी यूनिवर्सल थी वो मतलब कि हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक समय के लिए बनी थी। ओके, सबके लिए बनी थी। जबकि अस्तित्वात्मक प्राकल्पना है वो क्या होती है कि सभी के लिए नहीं भी हो सकती, हो कि सभी के लिए नहीं होगी। अगर सभी के लिए होगी तो यूनिवर्सल हो जाएगी। लेकिन मान के चलो कि 50 बच्चे हैं, उनमें से मान के चलो कि 45 बच्चे होमवर्क करके ले आए, 5 बच्चे लेकर नहीं आए, तो अब हम क्या करेंगे, 5 बच्चों के लिए मतलब कि उनको ऐसा होगा कि 45 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको हमने रिवार्ड दिया। ओके, जिनको हमने रिवार्ड दिया तो उनकी सीखने की गति बढ़ गई, और ये 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको रिवार्ड दो तो भी कुछ नहीं हो रहा है ना। तो उनको अगर मान लो कि सजा कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं, उनको क्या दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं। ओके, पनिशमेंट। तो ऐसे बच्चे हैं कि 5 बच्चे ऐसे क्लासरूम में कि जिनको पनिशमेंट देंगे तभी वो उनकी सीखने की गति बढ़ जाएगी। तो ये 5 बच्चों के लिए जो हमने मतलब पनिशमेंट बनाया, ओके, पनिशमेंट देने की बात की और उनकी सीखने की गति बढ़ गई, तो वो हो गई आपकी अस्तित्वात्मक प्राकल्पना। ओके, ऐसे भी होते हैं ना बच्चे कि जिनको मतलब कि पनिशमेंट दी जाएगी तभी वो मतलब कि हिलेंगे, वरना खंबे की तरफ फिट एक ही जगह पर खड़े हो जाएंगे। ओके, अगर उनको
उनको पिटाई करोगे ना तो फिर दौड़ने लगेंगे, ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही बात है, अगर मैं सब पर अगर हाइपोथेसिस लागू हो रही तो वो हो जाएगी यूनिवर्सल, और कुछ पर होगी तो वो हो जाएगी आपकी एक्सिस्टेंशियल हाइपोथेसिस, ओके, अस्तित्वात्मक प्राकल्पना, जो एक व्यक्ति पर भी लागू हो सकती है, ओके, कम से कम आप एक व्यक्ति पर भी लागू कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ना, हम एग्जाम्पल देते हैं केस स्टडी, है ना। केस स्टडी में क्या करते हैं हम, एक परिवार एक यूनिट लेते हैं, है ना, जो सबके लिए नहीं होते, है ना, मतलब कि एक ही यूनिट पर एक पर्सन पर होता है, तो वहां पर जो हाइपोथेसिस बनती है वो कैसी बनती है, अस्तित्वात्मक बनती है, ओके, ये आपको याद रखना है, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में वर्ग में कम से कम एक छात्र ऐसा, कम से कम नहीं लेकिन कम से कम, ओके, कम से कम एक छात्र ऐसा है जिसमें सीखने की प्रक्रिया दंड देने से तेजी से है, ओके, यही बात हमने बताई, ओके। अब ये जो हाइपोथेसिस होती ना उसके, लेकिन जांच के बाद यदि ये सही साबित होता है, अगर आपने पनिशमेंट दिया उसको और उसकी सीखने की गति बढ़ गई, तो हम इसको जनरलाइज नहीं कर पाएंगे पूरे क्लास के अंदर, हम उसको जनरलाइज नहीं कर पाएंगे कि बच्चों को पनिशमेंट देंगे तो बच्चों को सीखने की गति बढ़ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर बहुत कम बच्चे को हमने पनिशमेंट देकर उनकी सीखने की गति बढ़ी है, ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे बढ़ी है, सबसे ज़्यादा रिवार्ड्स देने से बढ़ी है, ओके, मतलब कि पुरस्कार दिया तब उनकी सीखने की गति बढ़ी है। तो हम पूरे क्लासरूम के अंदर अगर हमें मतलब उसको जनरलाइज करना है तो कौन सी करेंगे, रिवार्ड वाली को करेंगे, ओके, पनिशमेंट वाली को नहीं करेंगे। पनिशमेंट वाली किस तक लागू होगी, ये 5 बच्चों तक ही सीमित होगी। क्लियर, समझ आया चीजें, चलो जी, ओके। तो ये थी हमारी सारी की सारी हाइपोथेसिस मैंने आपको बता दी है, ओके। अब कल के क्लास के अंदर हम नल हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, और नल हाइपोथेसिस जो कि मैंने आज आपको उसको थोड़ा सा अंदाजा दे दिया है, लेकिन उसका टेस्टिंग कैसे करते हो, ओके। टेस्ट जो होता है वो हम किसके टेस्टिंग करते हैं, वर्किंग हाइपोथेसिस, ओके, वर्किंग एंड नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ओके, इन दोनों का क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, इन दोनों का टेस्टिंग करते हैं, ओके। अब देखो वर्किंग हाइपोथेसिस है उसको मतलब कि रखते तो है, लेकिन मोस्टली जब हम पीएचडी करने जाते हैं तो ओनली नल हाइपोथेसिस को ही लिखते हैं, ओके, इसका ही टेस्टिंग करते हैं, ओके। इसका टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमने नल हाइपोथेसिस की जब हम मतलब कि क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो उसके बेस पर ही हमें पता चलेगा कि वर्किंग हाइपोथेसिस सही हो जा रही है या गलत हो जा रही है, ओके, और उसके बेसिस पर ही पता चलेगा कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो सही हो जा रही है कि गलत हो जा रही है। क्लियर, इसलिए नल हाइपोथेसिस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कल हम जो पूछा जाता है ना कि भाई नल हाइपोथेसिस सत्य होगी तो क्या होगा, उसको अगर रिजेक्ट हो जा रही है तो कौन सी एरर आएगी, एरर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप एरर के जो टाइप है, ओके, अल्फा एरर, बीटा एरर, ओके, इनके बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो ये सारा कुछ हम नल हाइपोथेसिस में कल के वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ओके। तो सबको चले बाय बाय, टेक केयर, सबको जय श्री कृष्णा।